हेलो माय क्यूरियस फेलोज, कैसे हैं आप लोग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वीडियो है ये कम्युनलिज्म सीरीज़ का हमारा सेकंड वीडियो है, राइट। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिटेल में कम्युनलिज्म का मीनिंग डिस्कस किया था, राइट। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको काफ़ी हमको इलेबोरेटली डिस्कस करना पड़ेगा, राइट, सो दैट हम जो तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, राइट, उनको हम पकड़ सकें। बिकॉज अभी कई एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें यूपीएससी ने अभी क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, अभी जिन एरियाज़ को टच नहीं किया है, ओके, जैसे व्यूज़ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, राइट। और भी कई इसमें से निकलेंगे, राइट। इसकी जो थर्ड हेडिंग है ये सबसे लंबी होगी, राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पे हम मेनली जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बट ये ऑप्शनल वालों को भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। ये एक्चुअली किसी भी टीचर ने इस पोर्शन को कवर नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में इसको मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पूरा जो कम्युनलिज्म का स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, राइट। यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करेंगे 1947 तक के डेवलपमेंट्स, ओके, कैसे पार्टीशन हुआ और कैसे ये इंडिया में स्टार्ट हुआ, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को हमने 6 ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइड किया है। मीनिंग जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें हम कंपोनेंट्स और साथ में एक सर सैयद अहमद खान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, द ओनली ओके प्रोमिनेंट मुस्लिम रिफॉर्मर ऑफ साउथ एशिया, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आगे अभी कई तरह के क्वेश्चंस आने वाले सालों में उन पे आपको मिलेंगे। उनका कंपैरिजन राजा राम मोहन रॉय से, ठीक है, और भी कई तरह के जिन्ना से, राइट, वीडी सावरकर से, कई लोगों से उनका कंपैरिजन किया जाएगा आने वाले सालों में। तो उनको बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उन पर काफ़ी डिटेल में रिसर्च करी है, तो मैं कुछ आपको इंसाइट्स दूंगा तो आपको स्टोरी पता चलेगी। तो जब स्टोरी हमको पता होती है तो हम ज़्यादा ईजिली कैच कर पाते हैं चीज़ों को, राइट। तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग उनसे रिलेटेड बातें मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 6 हेडिंग्स में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। अब लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म कैसे काम करता है। ये जो टर्म्स हैं, ओके, कम्युनलिज्म एज अ वैल्यू, कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स, कम्युनलिज्म एज अ वेपन, ठीक है। इन टर्म्स को सबसे पहले 1939 में एक स्कॉलर के.बी. कृष्णा, उन्होंने इनको इलेबरेटली डिस्कस किया अपनी बुक प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, ठीक है, उस बुक में। और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी थी, राइट। तो ये जो इग्नू के नोट्स हैं उस पर थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बट उस पर बहुत डिटेल में इसको समझाया नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते भी हैं स्टूडेंट्स तो उनको समझ में नहीं आता है, तो इसमें हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कम्युनल आइडियोलॉजी के चारों तरफ ये सारे चारों जो एस्पेक्ट्स हैं वो घूम रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनल आइडियोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, ओके, राइट। देखो, पहली बात तो ये कि जो धार्मिकता है, मतलब रिलीजियोसिटी, और कम्युनलिज्म दोनों में फ़र्क है। कम्युनलिज्म क्या होता है? सांप्रदायिकता, ठीक है। तो धार्मिकता और सांप्रदायिकता अलग अलग हैं। जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, ओके, रिलीजियस, डीपली रिलीजियस होते हुए भी वो कम्युनल नहीं थे। सिमिलरली मौलाना आज़ाद, ओके, वो भी डीपली रिलीजियस होते हुए कम्युनल नहीं थे। तो इन दोनों को आप कंफ्यूज ना करें, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। और एक और इससे रिलेटेड टर्म आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो थोड़े फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है, और वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो लोग कम्युनल मानसिकता के होते हैं, ठीक है, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कम्युनल नहीं होते, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनती हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ कम्युनल राइट्स, दैट लोग जो कम्युनल आइडियोलॉजी है और कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, राइट। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में ये कैसे होता है। तो पहले ज़रा इसको समझते हैं कि जो कम्युनल आइडियोलॉजी है, विचारधारा, ये कैसे काम करती है। देखो, ये सबसे पहले ये लोग क्या बोलते हैं कि ये एक सेपरेट आइडेंटिटी की बात करते हैं, ओके। ये एसिमिलेशन की बात नहीं करते, ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो एकदम अलग हैं, और जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं या कम्युनिटी है उससे बोलते हैं कि उससे आपको खतरा है, राइट। उसके अगेंस्ट वो हेट भी प्रीच करते हैं, राइट। और एक डर भी दिखाते हैं कि वो जो कम्युनिटी है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी।
कई तरह से इसका प्रोपेगेंडा किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो नंबर्स दिखाते हैं कि मुस्लिम्स के नंबर बढ़ रहे हैं, या फिर इस्लाम खतरे में है। ये बहुत 1947 के पहले भी बहुत नारे लगे, ठीक है। तो ये लोग जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये जो दो कम्युनिटीज़ हैं जैसे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, ये दोनों आपस में पूरी सिविलाइजेशंस हैं, ये नेशंस हैं अपने आप में, ये साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इस आइडियोलॉजी ने रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कम्युनलिज्म एज अ वैल्यू कि ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कम्युनलिज्म को एक वैल्यू, मूल्य की तरह देखते हैं। ये यूजुअली वो लोग होते हैं जो थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर को लैक करते हैं, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग की जिनमें कमी होती है, उनका मानना होता है कि जैसे होता नहीं, लट गाड़ दिया कि बस जो लिखा है वो फाइनल है, ठीक है। इस तरह के लोग का ज़्यादा चांस होता है कि वो कम्युनल प्रोपेगेंडा का एक विक्टिम बन जाएं, और रादर देन बिकमिंग बेनिफिशरीज वो इसके, आप कह सकते हो कि इससे एक्सप्लॉइट ही होते हैं, ओके। जो एजेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म हैं, जिन लोगों को फ़ायदा होता है कम्युनलिज्म से, वो इनको एक तरह से अपने प्रोपेगेंडा में फंसा के इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ओके। देखिए जो थोड़ा फंडामेंटलिस्ट होता है उसका चांस होता है कि वो काफ़ी कम्युनल भी हो जाए, राइट। जो जिन लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉपरली नहीं डेवलप होती या साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता, राइट, ऐसे लोगों का ज़्यादा चांस है कि वो कम्युनल हो जाए, ठीक है, और कम्युनल प्रोपेगेंडा और कम्युनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने लग जाए, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम्युनलिज्म एज अ वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है उसको बढ़ाने में, उसकी रीच बढ़ाने में, उसका सोशल बेस मतलब सामाजिक आधार बढ़ाने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे उनके प्रोपेगेंडा को मान ले, इसमें राइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और के.पी. कृष्णा ने ये बताया है कि ये एक टेम्पररी लेकिन कंटिन्यूस फिनोमेना है, राइट। और ये लार्जली किसको इन्वॉल्व करता है, लोअर क्लासेस को, ये ध्यान रखना, ओके। मिडिल क्लासेस जो होते हैं, आपने कभी देखा कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं डंडा लेके दंगों में लड़ने के लिए, ठीक है, या प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ओके, लोअर क्लासेस जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ऐसे लोग जो कम्युनल नहीं हैं वो भी इसके प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं यूनिफाइड पंजाब का, ओके। 1947 के पहले आपको पता है कि पंजाब यूनाइटेड था, राइट। उसमें ऑलमोस्ट कह सकते हो 50-50% पॉपुलेशन थी, ठीक है, मतलब 50% हिंदूज, 50% मुस्लिम्स। तो उसके हम एक दो एरियाज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक एरिया है जो हिंदू मेजॉरिटी है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल भी कम्युनल नहीं है। वहाँ के जो लोगों के व्यूज़ हैं, जो वहाँ मुद्दे हैं, वहाँ उनके अपने मुद्दे चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू एरिया है तो उसमें दलित वर्सेस ब्राह्मण, ठीक है। फिर उसके अलावा जो अदर तरह की जो कास्ट इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर ज़्यादातर पॉलिटिक्स होती है। और जो मुस्लिम एरिया है उसमें क्या होता है, उसमें उनके अपने इश्यूज़ चल रहे हैं, मतलब शिया सुन्नी, फिर अफ़गानी, ईरानी, तुरानी, ओके, जुलाहा, जो कई तरह के मुस्लिम अलग अलग सेक्शंस हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी आपस की अलग पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन अब आप एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक जो हिंदू कम्युनल पार्टी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, उसने एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया में ही क्या किया, कुछ ऐसे लोगों को जो देखने में एकदम आइडेंटिफाइबल मुस्लिम लगे, ओके, जैसे उनकी दाढ़ी हो, टोपी हो, उनको भेजा, राइट। पूरा आप कह सकते हो डंडों के साथ, तलवारों के साथ उन्होंने हिंदू जो हाउसेज है उन पर अटैक किया। उसमें दलित पे भी किया, ब्राह्मण पे भी किया, ओके, वैश्य पे भी किया, राइट। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए, उन्होंने सबकी पिटाई करी और निकल गए। अब इसके बाद क्या होगा, जो हिंदू एरिया है उसमें एक डर बैठ जाएगा, राइट। उस टाइम पे लोग सब भूल जाएंगे अपने इंटरनल डिफरेंसेस, ओके, कि कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन दलित है। उस टाइम पे बस एक ही इशू होगा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, क्योंकि दंगों में कोई कास्ट नहीं पूछता और कोई काम नहीं पूछता कि तुम क्या करते हो। वहाँ पे केवल ये देखा जाता है कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, राइट। जो इंडिया में पैटर्न रहा है, लार्जली हिंदू मुस्लिम्स के बीच में ही राइट्स रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अब लोग कम्युनल जो प्रोपेगेंडा है उसको फॉलो करने लग जाएंगे, और लोग अपने ये भूल जाएंगे कि कौन रिच हिंदू है, पुअर हिंदू है, ठीक है, सब उस टाइम एक हो जाएंगे, कौन ब्राह्मण, कौन दलित। और सिमिलरली अब इसी तरह का एक हम एग्जांपल देते हैं कि एक मुस्लिम कम्युनल पार्टी है, उसने मुस्लिम एरिया में ही, राइट, उसने कुछ ऐसे लोग जो आइडेंटिफाइबली हिंदू हों, ओके, जैसे उन्होंने सैफरन क्लोथ्स पहने हुए हों, उनको भेजे वो, और वो अफ़गानी को भी मारे, ओके, वो
जो जुलाहा है उसको भी मारें, तुरानी को भी मारें, शिया को भी मारें, सुन्नी को भी मारें, तब वहाँ पे क्या होगा, अचानक सब लोग यूनाइट हो जाएंगे, बोलेंगे कि वो सब बाद में अपने इंटरनल डिफरेंसेस हम बाद में सॉल्व करते रहेंगे, पहले ये जो करंट में जो हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कम्युनल पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और ये टाइम टाइम पे कम्युनल राइट्स ओके हम देखते हैं कि होते रहे 20s से स्पेशली 1947-48 तक कंटिन्यूसली राइट्स होते रहे, और 46 अगस्त के बाद तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी जहाँ जहाँ पे भी साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और फाइनली इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा, ठीक है। तो ये कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंस का रोल होता है, ओके। ध्यान रखना इसमें मेनली लोअर क्लासेस इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 1947 के पहले की पॉलिटिक्स, ठीक है। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें भी जो पॉपुलेशन का परसेंटेज जिसको वोटिंग राइट्स था वो हार्डली 10 से 12% लोग थे, ठीक है, क्योंकि उसमें इनकम क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया, टैक्स पेइंग क्राइटेरिया ये सब थे, तो सब लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, ओके। तो जो लीडरशिप है कम्युनल पार्टीज़ की वो लोअर क्लासेस से नहीं आई, वो तो बहुत कम आई लोअर क्लासेस से, मेनली कहाँ से आई, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, ओके, लैंडलॉर्ड्स से, ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट से, ओके, जो गवर्नमेंट सर्विस में थे वहाँ से लीडरशिप आई। तो ये ध्यान रखना कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, एक 24/7 परसिस्टेंट फिनोमिना है, हमेशा चलती रहती है, और इसमें लीडरशिप कहाँ से आई, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, लैंडलॉर्ड्स और ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो वोटिंग उस टाइम पे राइट है वो सबको नहीं है, ओके। तो ये है कम्युनल पॉलिटिक्स, ये समझाया है प्रोफेसर के.बी. कृष्णा ने, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म एज अ वेपन, मतलब कम्युनलिज्म को वेपन की तरह कौन इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जिन लोगों को कम्युनलिज्म से फ़ायदा होगा वो इसको एक वेपन की तरह यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो सोशल रीच है उसको फैलाया जा सके, जो कि हमने देखा था कम्युनल राइट्स के फॉर्म में होता है। तो देखो जो रिलीजियस लीडर्स हैं, सारे नहीं, ओके, मतलब उनमें से कई सारे, राइट, बट नॉट ऑल, प्लीज़ रिमेंबर। तो जो जैसे पुजारीज, मौलवीज, राइट, और जो उनके एसोसिएट्स हैं, देन पॉलिटिकल लीडर्स और जो उनके एसोसिएट्स होते हैं बहुत सारे, तो उनके इंटरेस्ट में है कि कम्युनलिज्म बढ़े, क्योंकि तभी उनको वैल्यू मिलेगी, उनके लीडर्स को वैल्यू मिलेगी, राइट। जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे कि 45-46 का जो इलेक्शन था उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने जो पंजाब, सिंध, ये वाले जो एरियाज़ थे NWFP, वहाँ पे जो बरेलवी मौलवीज़ हैं बहुत सारे, उनको मोबिलाइज़ किया और उनको बोला कि आप पूरा कम्युनल प्रोपेगेंडा करो ताकि जो लोग हैं वो कांग्रेस को किसी भी हालत में वोट ना दें। तो इसको उन्होंने पूरा यूज़ किया। तो इस तरह के जो लोग हैं वो एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं, बिकॉज जैसे कम्युनलिज्म बढ़ेगा तो उनकी वैल्यू सोसाइटी में बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये जो टर्म्स है ये सारी क्लियर हुई होंगी कि कम्युनलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, राइट। कम्युनलिज्म एज अ वैल्यू, कम्युनल वायलेंस और राइट्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म एज अ वेपन एंड कम्युनल आइडियोलॉजी जो इन सबको पिरो के रखती है, ठीक है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। देखो आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा दैट डेविल इज़ इन द डिटेल्स, राइट। मतलब जब भी आप किसी चीज़ के या किसी इंसान के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल में जाते हैं, राइट, तब आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि वो है कैसा। ऊपर ऊपर से तो सब अच्छे लगते हैं, राइट, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम क्या होता है केवल हमने एक या दो साइड देखा होता है किसी इंडिविजुअल का, तो इसलिए हमको पता नहीं होता उनके बारे में ज़्यादा। जो सुनी सुनाई बातें हैं वही चलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैयद अहमद खान, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ द ओनली, ओके, ये एकमात्र प्रोमिनेंट मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर है पूरे साउथ एशिया के, ठीक है। तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो इनके भी बहुत सारे इनके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, राइट। उसमें से आप कह सकते हो ज़्यादातर तो थोड़े नेगेटिव शेड्स हैं, राइट, और कुछ ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव हैं। तो हम इनको होलिस्टिक तरह से देखेंगे। इनको हम डिटेल में तो वैसे आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ, राइट। इनके बारे में अगर आप और जानना चाहें तो ये जो इनकी बुक है असबाब बगावत हिंद, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ये अवेलेबल है। एक प्रोफेसर इरफान हबीब का यूट्यूब पे एक वीडियो भी पड़ा है, उसमें भी आपको इनके बारे में कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। तो आइए थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये बॉर्न हुए थे एक मुस्लिम एलीट फैमिली में। एलीट का मतलब हुआ कि एक नोबल फैमिली, मतलब इनके जो
दादा परदादा थे उन्होंने मुग़लों में सर्व किया था, राइट, औरंगज़ेब और उसके बाद के जो मुग़ल्स थे वहाँ पे उन्होंने सर्व किया था, राइट, हाई बॉर्न थे और ये अपने आप को अफ़गानी, मतलब ये अफ़गानिस्तान से अपना ओरिजिन ट्रेस करते थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सर्विस है उसको ज्वाइन किया, राइट, एज अ सबॉर्डिनेट, राइट, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ज़्यादा इंडियंस को ऊंची पोस्ट तो मिलती नहीं थी, मैक्सिमम सदर अमीन तक जा सकते थे। तो इन्होंने, आप कह सकते हो रफली क्लर्क से ज्वाइन किया जो सबॉर्डिनेट जुडिशल सर्विसेज हैं उसमें, और ये आगे जाके सदर अमीन, मतलब विच वाज इक्विवेलेंट टू डिप्टी कलेक्टर, वहाँ तक पहुँचे। उससे ऊपर तो उस टाइम इंडियंस को नहीं जाने दिया जाता था। और इनकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो पूरी की पूरी अरबी फ़ारसी में हुई थी, राइट, जैसा उस टाइम होती थी, मतलब इनको मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन नहीं मिली थी, ये इन्होंने बाद में पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इनके हम व्यूज़ भी देखते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, ओके। 1850s तक ये काफ़ी ट्रेडिशनल माइंडसेट के थे, ओके। और इन्होंने क्या किया, 1850s में एक बहुत ज़बरदस्त वर्क अपना तैयार किया आईने अकबरी के ऊपर, ठीक है। और उसका जो इंट्रोडक्टरी आप कह सकते हो पैराग्राफ है, उसको इन्होंने, इनका जो एक सीनियर फ्रेंड था, कौन, मिर्ज़ा गालिब, हाँ वही फेमस पोएट मिर्ज़ा गालिब, उनको इन्होंने बोला कि लेटर लिखा कि आप इसका एक इंट्रोडक्शन लिखें, राइट, मैंने बहुत मेहनत से ये लिखा है। तो मिर्ज़ा गालिब ने वो जब देखा, तो देखिए मिर्ज़ा गालिब थोड़े से इनसे ज़्यादा उस टाइम पे जो 1850s के सर सैयद अहमद खान हैं उनसे थोड़े ज़्यादा एनलाइटेंड थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको पढ़ा और बोला कि देखो ये आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन मरी हुई चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करो, तुम्हारा जो जीनियस है, जो तुम्हारा स्पेशल टैलेंट है, उसको सही जगह इस्तेमाल करो। और अभी तुम केवल यूपी तक तुम सीमित हो, एक बार तुम बंगाल आके देखो, कैलकाटा आके देखो, कैसे अंग्रेजों ने एक नई दुनिया बनाई है, ओके। बिकॉज उस टाइम पे क्या था, पब्लिक पार्क्स, और एक इंडिया का सबसे मॉडर्न सिटी उस टाइम कैलकाटा था। तो अब इनकी बात से सर सैयद अहमद खान को काफ़ी, उनको लगा कि जब ये बोल रहे हैं मिर्ज़ा गालिब तो इस बात में ज़रूर दम होगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो वेस्टर्न साइंसेस है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसके बारे में जानना शुरू किया कि कैसे क्या उनकी हिस्ट्री रही, वो आज कैसे यहाँ तक पहुँचे, रेनेसा क्या है, ये सब उसके बारे में उन्होंने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया। उनको पता तो पहले भी था, बट अब उन्होंने उसमें डिटेल में जाना स्टार्ट किया। अब इसी बीच क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, ठीक है। और उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऐसा मानना था कि जो मुस्लिम एलिट्स हैं, ओके, जो हाई बॉर्न, जो पहले रूलर्स हुआ करते थे, कि उन्होंने ये साजिश करी और इसमें हिंदू सिपाहीज को अपने साथ मिलाया और जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स थे हिंदूज़ के, ताकि वो अंग्रेज़ों के राज को ख़त्म कर सकें और दोबारा से अपना रूल स्टेब्लिश कर सकें। ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था, राइट। और ये कुछ हद तक आप कह सकते हो सही भी था, स्पेशली एट द लेवल ऑफ लीडरशिप, बिकॉज हम देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट में जो पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा हिंदूज़ का है, सिपाहीज भी हिंदू सिपाहीज हैं, लेकिन जो लीडरशिप है वो ज़्यादा मुस्लिम्स के हाथ में रही, ठीक है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एलिट्स को फेवर ना करते हुए रिवोल्ट के टाइम पे अंग्रेज़ों को फेवर किया, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे यूरोपियंस की जान भी बचाई। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये अपना जो एक पैम्फलेट है वो लिखा, और ये लिखा था इन्होंने केवल अंग्रेज़ों के लिए, राइट, ये इंडियंस के लिए नहीं लिखा था। इन्होंने केवल उसकी 500 कॉपीज़ छपवाई और उनको बोला कि ये आप इसको पढ़ें ताकि आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या गलतियाँ करी, ओके। तो इसमें से कई बातें ऐसी हैं जिनको आपको सुन के आश्चर्य होगा कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ओके। लेकिन अभी हमको समझना है कि अभी इनका इवोल्यूशनरी फेज़ है, ठीक है। और ये शुरू में तो एकदम लॉयलिस्ट हैं, आगे भी लॉयलिस्ट ही रहे। और ये एक बाद में हम देखते हैं कि इनका एक रिफॉर्म वाला एलिमेंट आता है, राइट। उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इनके अंदर ये सोच आई कि मुस्लिम्स क्यों बैकवर्ड हो गए हैं और क्यों उनको मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन की ज़रूरत है, राइट। तो इसमें इन्होंने लिखा कि आप लोगों ने क्या किया, ये जो मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में शुरू करी, इससे जो ट्रेडिशनल हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं उनका बहुत दिल दुखा, और जो आपने गर्ल्स के स्कूल खोले उससे भी ये लोग बहुत नाराज़ हुए, राइट। सुन के बड़ा अजीब लग रहा है बट ये सच है, राइट। इसको आप पढ़ भी सकते हो, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे। और इन्होंने अंग्रेज़ों को समझाया, ओके, कि जो नादिर शाह था, राइट, ईरानियन जो मुनार्क था जिसने बाद में अफ़गानिस्तान पे भी रूल किया था, इन्होंने बोला कि वो 2 सेनाएं रखता था, ठीक है, एक अफ़गान सेना और एक ईरानी सेना। जब उसको अफ़गानिस्तान पे अटैक करना होता था तो वो ईरानी सेना से करता था, और जब उसको ईरान में कोई रिवोल्ट दबाना होता था तो वो अफ़गानी सेना को यूज़ करता था। तो इसने बोला कि आप इस डिवाइड एंड रूल को फॉलो करें आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। आपने क्या किया, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक साथ रख दिया, वो साथ में खाते हैं, राइट, साथ में लड़ते हैं, तो उनके अंदर एक ब्रदरहुड डेवलप हो गया, तभी वो आपके अगेंस्ट दोनों मिल के लड़े, राइट। तो उन्होंने बोला कि आप
दोनों को अलग अलग रखें और इनको किसी भी तरह एक ना होने दें, नहीं तो जो आपका रूल है ये इसको लेके बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपको, ठीक है। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा बट दिस इज़ ट्रू, राइट। अब देखो इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं। इनका जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे हुआ? 1850s के बाद जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद क्या था, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी कि मुस्लिम्स को सप्रेस करके रखना है, क्योंकि स्पेशली मुस्लिम एलिट्स को, बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि इन लोगों ने ही हमारे खिलाफ ये 1857 के रिवोल्ट की साजिश रची है, राइट। तो ये इसको देख के बड़े नाराज़ थे। एंड प्लस जो 1835 में जो एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, तो उसको हिंदूज़ ने काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट किया था, स्पेशली ब्राह्मण्स ने, और जो मुस्लिम एलिट्स हैं उन्होंने उसको नहीं अपनाया था, राइट। उनको लगा था कि नहीं, हम जो है वो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही रखेंगे, हमको नहीं चाहिए ये वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न एजुकेशन। तो उससे क्या हुआ, मुस्लिम्स काफ़ी पिछड़ गए, राइट। और जो सैयद अहमद खान है, उनका मेन जो फोकस है वो मुस्लिम मासेस की तरफ नहीं है, ये ध्यान रखना, मुस्लिम एलिट्स की तरफ है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है, राइट। ये जो लोअर क्लासेस थे मुस्लिम्स के, उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। आपको सुन के आश्चर्य होगा बट दिस इज़ ट्रू। ये जो इनकी बुक है, इसमें आपको एक दो जगह कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जहाँ पे ये जो मुस्लिम लोअर क्लासेस है उनको काफ़ी डेरोगेटरी उनके लिए वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लगा कि मुस्लिम एलिट्स तो पीछे हो जाएंगे और हिंदूज़ तो आगे निकल जाएंगे। तब इनको ये लगा कि जो मुस्लिम एलिट्स है उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप इंग्लिश एजुकेशन को अपनाएं, वेस्टर्न साइंसेस को पढ़ें और ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहें, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या है, वो आपको जो लेजिस्लेचर्स हैं और जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें रिजर्वेशन देंगे, तो आप एक हिंदूज़ के एट पार आ सकेंगे, और जो आपका ग्लोरियस पास्ट रहा है, पहले आपने रूल किया है, वो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले का टाइम जो है वो चला गया, ठीक है। बहुत सारे जो एलिट्स होते थे मुस्लिम, वो इसी उसमें रहते थे खुमारी में कि हमारा एक टाइम था, ठीक है, अपने चमचों के साथ, कि हमारी यहाँ पे हुक्मरानी चलती थी, राइट, और हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने राज किया है और देखो आज क्या हालत हो गई। तो उन्होंने बोला कि देखो पास्ट को रोने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू सी द रियलिटी को आपको देखना पड़ेगा और सच्चाई को समझना पड़ेगा, ठीक है। और आज के दिन में अगर आप चाहते हो कि आपके पास पावर आए, तो आप इंग्लिश सीखो और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सर्विसेज और बाद में क्राउन उसकी सर्विसेज को अडॉप्ट करो, राइट, और पावर की पोस्ट में आओ, लेजिस्लेचर्स में जाओ, तब जाके आप कुछ स्टैंड करते हैं। अदरवाइज वो टाइम जा चुका है पहले वाला, अब वो नहीं हो सकता, ओके। और इनको ये भी लग रहा था कि अब आने वाला टाइम डेमोक्रेसी का है, ठीक है। पढ़े लिखे थे तो इनको ये समझ में आ गया था 1850s और 60s में। तो इनको एक ये डर था कि क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है, ठीक है, जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो इनको ये लगा कि अगर अंग्रेज चले गए, मान लो एक ना एक दिन तो जाएंगे, उनको ये तो पता था कि कभी ना कभी तो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हिंदूज़ का नंबर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उनकी बनेगी और वो मुस्लिम्स को डोमिनेट करेंगे, ऐसा उनको लगता था, राइट। तो वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश रूल यहाँ पे बना रहे, क्योंकि वो जब तक रहेंगे तो वो मुस्लिम्स को पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे, राइट, और जो मुस्लिम्स हैं वो लॉयल रह के अंग्रेज़ों के काम आएंगे, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और उससे क्या होगा, मुस्लिम्स अपनी जो राइटफुल पोजीशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब एक बात और डिस्कस करते हैं, आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स। 1880 में फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश किया तफसीरुल कुरान का, ठीक है, मतलब कुरान पे कमेंट्री इन्होंने लिखी, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो इसका जो आप कह सकते हो कमेंट्री है, उसमें इन्होंने बोला कि जो वर्ड ऑफ गॉड है, ठीक है, और जो वर्क ऑफ गॉड है उस पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको समझते हैं, इसका मतलब ये कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, राइट, और जो लॉज ऑफ नेचर हैं, इनका मानना था कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो भी गॉड ने ही बनाए हैं, तो दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। और अगर कहीं पे हमको कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, राइट, स्क्रिप्चर्स में और जो लॉज ऑफ नेचर है उसमें, राइट, और इन अदर वर्ड्स साइंस में और रिलीजन में कोई हमको अगर कॉन्ट्राडिक्शन कहीं दिखता है, तो उस टाइम पे हमको जो साइंस है उसका इंटरप्रिटेशन को सही मानना चाहिए, ठीक है, ना कि रिलीजन के, ओके। अब देखो ये जो थी, ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात थी, और इसके बाद इनके खिलाफ कई फतवे इश्यूज़ हुए, ठीक है, फतवे इनके खिलाफ आए। जो ऑर्थोडॉक्स उलेमा थे वो बड़े नाराज़ हुए कि आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन ये अपनी बात पे कायम रहे, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको राजा राम मोहन रॉय से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज राजा राम मोहन रॉय ने इनसे रफली 40-50 साल पहले ही ये कहा था कि जो स्क्रिप्चर्स हैं
उनको भी हमको रैशनली देखना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार आया है दैट उस पर वो पूछते हैं कि आर्य समाज बिलीव दैट वेदास आर इनफैलिबल, और दूसरी तरफ पूछते हैं कि ब्रह्म समाज बिलीव दैट वेदास आर इनफैलिबल, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इनफैलिबल का मतलब है जो ये मान रहा है कि जो वर्ड ऑफ गॉड है, मतलब जैसे वेदास, बाइबल, कुरान वो फाइनल वर्ड है, ठीक है। और जो ये मान रहा है कि वो इनफैलिबल नहीं है, इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि जो उसमें एक मॉडर्न रैशनल इंटरप्रिटेशन का स्कोप है, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज जो है वो नहीं मानता था वेदास को इनफैलिबल, ठीक है। आर्य समाज क्योंकि रिवाइवलिस्ट था वो मानता था। तो ऐसे ही सर सैयद अहमद खान का जो मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट, उसको हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो वो नहीं मानते थे कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इनफैलिबल हैं, राइट। तो सर सैयद अहमद खान भी कौन है? रिफॉर्मिस्ट। और जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो भी कौन है? रिफॉर्मिस्ट। और जो वहाबी मूवमेंट है वो है रिवाइवलिस्ट, तो वो मानेगा कि नहीं, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो फाइनल है। आर्य समाज भी क्या है? रिवाइवलिस्ट, तो वो भी मानेगा कि जो वेदास में लिखा है वो फाइनल है, ठीक है। तो ये बात आप इसको ध्यान रखना। और आगे के वीडियोस में और आगे के जब हम आगे के टॉपिक्स करेंगे तो हम इनको और डिटेल में करेंगे, प्लस ये काफ़ी ब्रॉड बेस्ड टॉपिक है, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जो आज का वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।